हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम चैप्टर 2 को डिस्कस करेंगे उपिंदर सिंह से हंटर गैदरर्स ऑफ द पेलियोलिथिक एंड मेसोलिथिक एजेस। इस चैप्टर की मैंने डिटेल्ड टॉपिक वाइज वीडियो पहले ही बना ली है। अगर आपको इस चैप्टर में इस रिविजन वीडियो में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उन डिटेल्ड वीडियोज़ को एक बार देख सकते हैं। स्टोन एज को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक एज। इसके बाद जो है मेटल एज स्टार्ट हो जाती है, जो कॉपर से स्टार्ट होती है, फिर ब्रॉन्ज आ जाता है, उसके बाद आयरन आ जाता है। पेलियोलिथिक एज को भी हमने फिर से 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, लोअर पेलियोलिथिक, मिडिल पेलियोलिथिक एंड देन अपर पेलियोलिथिक। लोअर पेलियोलिथिक यानी निम्न पुरापाषाण जो है वो आज से 20 लाख साल पहले चालू हुआ था और आज से 1 लाख साल पहले तक चला है। होमो हैबिलिस और होमो इरेक्टस इसमें डोमिनेंट ह्यूमन स्पीशीज थे। लोअर प्लीस्टोसीन यहाँ पे क्लाइमेटिक पीरियड था। लोग हंटिंग गैदरिंग कर रहे थे, फिशिंग से अपना जीवन यापन कर रहे थे। क्वार्टजाइट जैसे पत्थरों से ओल्ड वन और एशुलियन टेक्निक यूज़ करके लोग कोर औजार बना रहे थे, यानी कि पेबल्स पे टूल्स बना रहे थे, जिसमें हैंड एक्सेस यानी हस्त कुठार, क्लीवर्स और चॉपिंग टूल्स मेजर थे। उसके बाद आता है मिडिल पेलियोलिथिक एज। ये लास्ट करता है आज से 1 लाख साल से लेकर 40,000 साल पहले तक। इसमें होमो इरेक्टस, होमो सेपियंस और निएंडरथाल्स आते हैं। मिडिल प्लीस्टोसीन क्लाइमेटिक जोन था। हंटिंग गैदरिंग और फिशिंग से लोग जीवन यापन कर रहे थे। फ्लेक औजार बना रहे थे, किससे? जैस्पर और चर्च जैसे पत्थरों पे लेवलॉइस टेक्निक यूज़ करके। इसमें स्क्रेपर, नाइफ, पॉइंट्स और ब्यूरिन्स इसके एग्जाम्पल है। उसके बाद आता है उच्च पुरापाषाण यानी कि अपर पेलियोलिथिक एज। ये आज से 40,000 साल से पहले और 10,000 साल पहले तक लास्ट करता है। होमो सेपियन सेपियन इसमें डोमिनेंट स्पीशीज हो जाते हैं। अब अपर प्लीस्टोसीन क्लाइमेटिक पीरियड है। हंटिंग गैदरिंग और मछली पकड़ रहे हैं लोग। जैस्पर और चर्च जैसे पत्थरों का यूज़ करके फ्लिंटिंग टेक्निक के द्वारा पैरेलल ब्लेड्स का निजात हो रहा है। इसमें आपको ब्लेड्स और ब्यूरिन्स जैसे एग्जाम्पल्स देखने को मिल जाते हैं। पेलियोलिथिक एज के बाद आता है मध्य पाषाण यानी कि मेसोलिथिक एज। ये आज से 10,000 साल पहले चालू हुआ था और करीब 4,000 साल पहले तक लास्ट करता है। इसमें डोमिनेंट स्पीशीज़ हैं होमो सेपियन सेपियंस। होलोसीन क्लाइमेटिक पीरियड है। लोग हंटिंग गैदरिंग कर रहे हैं, फिशिंग कर रहे हैं, लेकिन अब लोग डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स भी स्टार्ट कर चुके हैं। जानवरों को पालतू बना रहे हैं, शीप, गोट, डॉग्स, पिग्स एट्सेट्रा। यहाँ पे जो टूल्स मिलते हैं इस पीरियड में, इन्हें माइक्रोलिथ्स बोला जाता है, क्योंकि इनकी लंबाई और चौड़ाई 0 से लेके 5 सेंटीमीटर के आसपास के बीच में होती है। ज्योमेट्रिक डिज़ाइंस के ये माइक्रोलिथ्स बनाए जा रहे हैं। इन्हें लकड़ियों पे और बड़े बड़े टुकड़ों पे चिपका के बाइटुमन की हेल्प से एफिशिएंट औजारों का निर्माण हो रहा है। पत्थरों में चालसेडनी, क्रिस्टल, कार्निले, नगेट सभी टाइप के पत्थर अब यूज़ होने लगे हैं। फ्लूटिंग टेक्निक स्टार्ट हो चुकी है और एडवांसमेंट हो चुका है टेक्निक्स में। पॉटरी की अगर बात करें तो मेसोलिथिक पीरियड से पहले हमें मृदभांड का कोई भी एविडेंस नहीं मिल रहा है कि लोग मिट्टी से, हाथ से या फिर व्हील से कोई भी पॉटरी बना रहे हैं। पर अब हैंडमेड कुछ पॉटरी कुछ कुछ जगहों से मिलने लगी है, जैसे गुजरात के लंघनाज से, यूपी के कैमूर से एट्सेट्रा। इसके बाद आता है न्यूलिथिक पीरियड, जो 7000 बीसी से 1000 बीसी तक लास्ट करता है। इसमें होमो सेपियन सेपियन डोमिनेंट है। होलोसीन टाइम पीरियड है। अब खेती बाड़ी चालू हो चुकी है, यानी कि एग्रीकल्चर और डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स दोनों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया है लोगों की इकोनॉमी का, लोगों की जीवन का। फूड सरप्लस क्रिएट हो रहा है, यानी कि जितना लोग खा नहीं पा रहे उससे ज़्यादा वो उत्पन्न कर रहे हैं। टूल्स में सबसे फेमस है सेल्ट यहाँ की, जिसे कहते हैं नव पाषाण हस्त कुठार। इसी के सहारे लोगों ने एग्रीकल्चर किया होगा। इस तरीके की होती है और ये बहुत ही ज़्यादा पॉलिश की हुई होती थी। इसे दूसरे पत्थरों से रिगड़ के पॉलिश किया जाता था। हर टाइप का स्टोन अब यूज़ कर रहा है और हर टेक्निक का एडवांसमेंट हो चुका है। पूरा फुल स्केल लोगों ने टूल्स का मास्टरी कर लिया है, कैसे बनाना है, कितना रॉ मटेरियल चाहिए, कहाँ से लेके आना है, सब कुछ सीख लिया है लोगों ने। इस पीरियड में पॉटरी जो है वो व्हील मेड भी बनने लगी है और हाथ से भी बन रही है, कई जगहों से हमें मिल रही है। लोगों ने घर बनाने सीख लिए हैं, कच्ची ईंटों की ईंटें बनाना सीख ली हैं, धीरे धीरे वीविंग करनी सीख ली है, रीड से वो मैट्स बना रहे हैं एट्सेट्रा। ताम्र पाषाण तक आते आते तो ये सभी और भी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। अब टूल्स की जगह मेटल्स का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। और से कैसे मेटल निकालना है लोगों ने सीख लिया है। इसका टाइम पीरियड अराउंड 4 to 5000 BC से स्टार्ट होता है और 1000 BC तक लास्ट करता है। और फिर लोह युग जो है वो 1000 BC से स्टार्ट हो जाता है। इस चैप्टर में हमारा फोकस पेलियोलिथिक और मेसोलिथिक एजेस है, यानी कि ये वाला जो पीरियड है ये हमारा फोकस रहेगा।
चैप्टर की अगर बात करें तो ये स्टार्ट होता है एक मेंशन से कि कैसे इंडिया में सबसे पहला पेलियोलिथिक टूल डिस्कवर किया गया था। ये किया था रॉबर्ट ब्रूस फूट ने 1863 में। एक जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के मेंबर थे। इन्हें ये टूल मिला था मद्रास में, यानी कि आज का चेन्नई। ये क्वार्ट्जाइट से बना एक टुकड़ा था। 19th सेंचुरी में बहुत सारी प्री हिस्टोरिक साइट्स जो है उनका उत्खनन चालू हुआ। प्री हिस्ट्री मतलब ऐसा टाइम पीरियड जिसका हमारे पास लिखित सबूत नहीं है, जिसका हम सिर्फ उसके मटेरियल रिमेन से, उसके स्ट्रक्चर से, उसके जो हमें सबूत देखने मिल रहे हैं आर्कियोलॉजी में, उत्खनन में, उनके बेसिस पे उसकी लाइफ कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। जैसे स्ट्रक्चर रिमेन्स हो गए, घर वर बनाए होंगे उन्होंने, बरियल्स, प्लांट रिमेन्स, बोन्स हैं, हड्डियां हैं, टूल्स हैं, स्टोन्स की, रॉक आर्ट हैं। इन सबको पढ़ के ही हम प्री हिस्ट्री का पूरा एक पिक्चर कंस्ट्रक्ट कर पाते हैं। स्टोन्स पे क्या यूज़ था, स्टोन्स का, टूल्स का किस तरीके से इस्तेमाल हुआ था, उसे समझने के लिए एक टेक्निक है जो है माइक्रोवेयर एनालिसिस। ये हमें बताती है कि कोई स्टोन क्या हड्डी काटने के लिए यूज़ हुआ था, या मीट काटने के लिए, या फिर पेड़ काटने के लिए, एटसेट्रा। जियोलॉजिकल एजेस एंड होमिनिड एवोल्यूशन। ह्यूमंस को हमेशा लगता है कि वो यूनिवर्स का सेंटर है, सब कुछ उन्हीं के लिए हो रहा है, सबकी उनकी वजह से हो रहा है। ये सब नोशंस है ह्यूमंस के माइंड में, पर ये गलत है। अर्थ का इतिहास 450 करोड़ साल पुराना है और मॉडर्न ह्यूमंस 2 लाख साल पहले ही अपीयर हुए हैं। ऑस्ट्रेलोपिथेकस आज से 45 लाख साल पहले अपीयर हुए थे। फिर भी ये कितना छोटा टाइम पीरियड है एज कम्पेयर टू 450 करोड़ साल। 19वीं सदी में रॉबर्ट डार्विन की जो किताब थी ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, इसने तहलका मचा दिया था, क्योंकि इसने बात की थी प्रोसेस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की। ये सारी जो थ्योरी थी ये सजेस्ट कर रही थी कि ह्यूमंस का एक क्रमिक विकास हुआ हो सकता है, शायद हम इवॉल्व हुए हो सकते हैं धीरे धीरे, शायद चिंपैंजी से। तो ये जो पूरा थ्योरी था ये पूरा कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा था बिब्लिकल नोशंस के, जो रिलीजियस नोशंस थे बाइबल वगैरह में, कि ह्यूमंस को भगवान ने परफेक्ट क्रिएट किया है, वर्ल्ड को ऐसे क्रिएट किया है 7 दिनों में, ये सब झुटला गया। तो लोगों के लिए इसको मानना बहुत मुश्किल हो गया था। ठीक है, ह्यूमंस ने अपनी सहूलियत के लिए हिस्ट्री ऑफ अर्थ को पढ़ने के लिए 4 भागों में बांटा है। उन्हें 4 एजेस या एरा बोल लेते हैं, जिन्हें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटर्नरी। अगर आपको एराज या फिर जो क्लाइमेटिक जोन्स हैं इनको समझना है तो आपको जियोलॉजिकल टाइम स्केल पे अलग से एक वीडियो देखनी चाहिए, वो आपको बेटर हेल्प करेगा। स्पीशीज और जीनस में क्या डिफरेंस होता है? स्पीशीज मतलब ऐसे ग्रुप ऑफ एनिमल्स जो आपस में रिप्रोड्यूस कर ले। जैसे कुत्ते हैं, वो पूरा एक स्पीशीज है। कुत्तों में भी कई प्रकार हो सकते हैं, वोडाफोन वाला कुत्ता हो सकता है या लैब्राडोर वाला कुत्ता हो सकता है, पर ये क्या है, आपस में प्रजनन कर सकते हैं, आपस में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, यही होती है स्पीशीज। और ऐसी स्पीशीज, ऐसी रिलेटेड स्पीशीज का ग्रुप जो होता है उसको कहते हैं जीनस। जीनस एक बड़ा टर्म है और स्पीशीज एक उसकी छोटी कैटेगरी हो जाएगी। ठीक है, जैसे लोमड़ी और कुत्ता एक ही जीनस के हैं पर वो अलग अलग स्पीशीज है। पेलियो एंथ्रोपोलॉजिस्ट वो लोग होते हैं जो इंसानों की पुरानी हड्डियां जो मिलती है ना, उनको स्टडी करके पास्ट कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं कि ह्यूमंस के इतिहास क्या रहा होगा इवोल्यूशन का। तो पेलियो एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने ये पाया है कि जितने भी हमें आज तक मनुष्य के ढांचे मिले हैं अलग अलग अफ्रीका वगैरह से, 30 लाख साल पुराने, 40 लाख साल पुराने, उनसे ये पता चलता है कि कैसे ह्यूमंस के फिजिकल स्ट्रक्चर में भी चेंज हुआ है। और इस फिजिकल स्ट्रक्चर में चेंज होने की वजह से उनके सोशल ऑर्गेनाइजेशन, स्पीच कैपेसिटी, उनकी टूल्स बनाने की हैबिट्स, उनकी नेचर को समझने की क्षमता, इन सब में परिवर्तन होता है। ये डिफरेंट फिजिकल ट्रेड्स जो पढ़ते हैं पेलियो एंथ्रोपोलॉजिस्ट, वो कौन कौन से हैं? एक तो ब्रेन साइज, क्रेनियल कैपेसिटी, आराम से पता चल रहा है कि धीरे धीरे जो है ब्रेन का विकास हो रहा था, ब्रेन की साइज बढ़ रही थी। पेल्विक स्ट्रक्चर जो है औरतों का वो चौड़ा हो रहा था ताकि ज़्यादा बड़े दिमाग वाले बच्चों को वो जन्म दे सके। डेंटल स्ट्रक्चर चेंज हो रहा था जैसे जैसे लोग कार्निवोरस से, प्योर कार्निवोरस डाइट से धीरे धीरे पौधे वगैरह कंज्यूम करने लगे थे। बाइपेडलिज्म हो रहा था जहाँ पे वो 2 हाथों को अब चलने की बजाय सामान कैरी करने के लिए यूज़ करने लगे थे। होमिनिड्स वो होते हैं जो मैन लाइक होते हैं, यानी किसी भी जानवर या किसी प्रजाति को देख के जब आपको इंसान की याद आए वो होता है होमिनिड। तो जैसे आप ओरंगुटैन से चिंपैंजीज को देखोगे तो वो 90% ह्यूमन से मिलते जुलते हैं, उनका जेनेटिक मेकअप भी ऑलमोस्ट 90 से 95% ह्यूमन से मिलता है। तो इन सबको हम क्या बोलते हैं? होमिनिड्स, यानी कि मैन लाइक। तो सबसे पहला होमिनिड जो है वो है ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ये आज से 45 लाख साल पहले इसका एविडेंस मिला है हमें अफ्रीका से, और इसका जो स्केलेटन है हमें सिर्फ अफ्रीका से ही मिला है, इसके अलावा हमें कहीं नहीं मिलता है। 45 लाख साल के बाद आते हैं 20 लाख साल पे,
जब हमें होमो हैबिलिस का एविडेंस मिलने लगता है। होमो हैबिलिस का मतलब होता है टूल यूजिंग मैन, हैबिलिस मतलब टूल यूजिंग यानी हैंड यूजिंग मैन, हाथों का इस्तेमाल करने वाला आदमी। क्योंकि क्या है कि 45 लाख साल पहले तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस है, पर वो टूल्स यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रही है हमें पता नहीं है, पर आज से 25 लाख साल पुराने हमको टूल्स मिल रहे हैं अफ्रीका के अलग अलग पार्ट्स। इसका मतलब 25 लाख साल पहले जो ह्यूमंस थे वो टूल्स यूज़ करना सीख गए थे। अब वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस भी हो सकते हैं, पर 20 लाख साल पहले हमें जो स्केलेटन मिलता है वो है होमो हैबिलिस का, यानी कि होमो हैबिलिस वो पहली ऐसी हमें स्केलेटन मिलती है ऑस्ट्रेलोपिथेकस से अलग जो हाथ का यूज़ करके टूल बना रही है, इसलिए बोलते हैं होमो हैबिलिस इज द हैंड यूजिंग मैन। ये आज से 20 लाख साल पहले पुराने हमें इसके एविडेंस मिलते हैं अफ्रीका से। उसके बाद आ जाता है होमो इरेक्टस, आज से 17 लाख साल पुराना इसका कंकाल हमें मिलने लगा है। इसका कंकाल हमें सिर्फ अफ्रीका से ही नहीं, इसका हमें जावा से और चाइना दोनों से मिलने लगता है। जावा से जो कंकाल मिला है उसको जावा मैन बोल दिया है, और चाइना में पिकिंग यानी कि बीजिंग से जो कंकाल मिला है उसको पीकिंग मैन बोल दिया गया है। होमो इरेक्टस ऐसा माना जाता है वो पहली स्पीशीज थी होमिनिड की जो अफ्रीका से बाहर निकली और जिसने अलग अलग पार्ट्स में जाके वर्ल्ड को कॉलोनाइज किया। किसने? होमो इरेक्टस ने। क्यों? क्योंकि हमें होमो हैबिलिस या फिर ऑस्ट्रेलोपिथेकस के कंकाल दूसरी जगहों से नहीं मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद जो आ जाता है वो है निएंडरथैल्स और होमोसेपियंस। होमोसेपियंस जो है यानी कि मॉडर्न ह्यूमंस जो आज के जैसे दिखते हैं वो 1,95,000 साल पहले अपीयर हुए अफ्रीका में। ठीक है, और ऐसा माना जाता है कि शायद ये लोग धीरे धीरे हर जगह फैल गए, या तो ये हो सकता है या फिर जो ऑलरेडी स्पीशीज़ होमो इरेक्टस वगैरह की फैल चुकी है वर्ल्ड में वो धीरे धीरे होमोसेपियन में तब्दील हो गई होंगी। ये 2-3 थ्योरीज हैं जिनके बारे में हम श्योर नहीं हैं अभी। ऐसा हो सकता है कि होमोसेपियंस जो है ये अफ्रीका में इवॉल्व हुए हों, या ये भी हो सकता है वो अलग अलग जगह से इवॉल्व हुए, ये तो हमें पता है। पर इसके अलावा एक और स्पीशीज़ हमें मिलती है यूरोप वगैरह के पार्ट से जिसे बोलते हैं निएंडरथैल्स। ये भी आज से करीब करीब 1.5 लाख से लेके 2 लाख साल पहले यूरोप वाले एरिया में से हमें इनकी हड्डियाँ मिल रही हैं। अब हम ये श्योर नहीं है कि निएंडरथैल्स जो थे वो होमोसेपियंस में तब्दील हो गए या फिर निएंडरथैल्स जो प्रजाति थी वो पूरी विलुप्त हो गई, उसके बाद होमोसेपियंस अलग से आके यूरोप वगैरह को पॉपुलेट किया, तो इसके बारे में हम श्योर नहीं है। तो हमने एक रिवीजन कर लेते हैं। 45 लाख साल पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस, 20 लाख साल पहले होमो हैबिलिस, 17 लाख साल पहले इरेक्टस होमो इरेक्टस जो हमें पीकिंग यानी कि बीजिंग में पीकिंग मैन और जावा से जावा मैन मिला है। उसके बाद हमें आज से 1.5 लाख साल पहले होमो सेपियंस और निएंडरथैल्स के मिलने लग जाते हैं कंकाल। निएंडरथैल के हमें मेडिटेरेनियन सी के आसपास यूरोप और थोड़े एशिया के पार्ट से मिल रहे हैं। होमो सेपियंस जो हैं वो आज के ह्यूमन से जो एनाटॉमिकली हमसे सिमिलर है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात कर लेते हैं कि अभी तक तो बात किया कि कौन सी हड्डियाँ कंकाल हमें अफ्रीका और दूसरे पार्ट से मिल रहे थे। भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले कंकाल कौन से हैं? तो अरुण सोनकिया को 1980 के आसपास नर्मदा घाटी के हथनौरा गांव से एक क्रेनियम मिला है, यानी कि स्कल कैप, इसे बोलते हैं क्रेनियम। आपकी जो खोपड़ी है इसको बोलते हैं स्कल कैप। इसके साथ साथ इन्हें कुछ जानवरों की हड्डियां और कुछ एशूलियन टूल्स मिले हैं। तो ये जो क्रेनियम है, अरुण सोनकिया का कहना है ये होमो इरेक्टस का क्रेनियम रहा होगा, क्योंकि इसकी कैपेसिटी जो है 1115 सीसी है। सीसी यानी क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ऐसा मानते हैं वो ये होमो इरेक्टस की स्पीशीज़ रही होगी और एक 30 साल की युवती का क्रेनियम लगता है। उसके बाद 1990 में इंडिया की एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक पूरा कैंपेन लॉन्च किया कि हम फॉसिल ढूंढेंगे कहाँ पे, नर्मदा घाटी में। और AR संख्यान को जिस जगह पे पहले हमें क्रेनियम मिला था, स्कल कैप मिला था उस युवती का, उसी जगह के आसपास से AR संख्यान को एक कंधे की हड्डी यानी कि कॉलर बोन मिलती है, और इसके साथ साथ उन्हें कुछ जानवरों की हड्डियां और फॉसिल्स और कुछ मिडिल पेलियोलिथिक टूल्स भी देखने को मिलते हैं। तो इनका कहना है कि ये शायद जो ये क्लैविकल बोन मिली है हमें, कॉलर बोन, ये शायद उसी युवती की होगी, उसी होमो इरेक्टस युवती की होगी, ये 30 साल वाली की। ठीक है, पी राजेंद्रन एक टीचर हैं केरला यूनिवर्सिटी के, उनको 2001 में पूरा की पूरा फॉसिलाइज्ड ह्यूमन बेबी स्कल मिला था ओडई से, तमिलनाडु में पड़ता है ओडई। इसकी डेटिंग उन्होंने आज से करीब 1.5 लाख साल पहले की है। तो इंडिया के मैप पे देखें तो स्कल कैप और कॉलर बोन कहाँ से मिला? हथनौरा से। और 1.5 लाख साल पुराना स्कल कहाँ से मिला बच्चे का? ओडई यानी तमिलनाडु से।
स्कल और कोलर बोन जो ये है ना, ये 5 से 2 लाख साल के बीच के पुराने हो सकते हैं, ऐसा माना जाता है। पेलियो एनवायरमेंट्स की अगर बात करें तो आज का जो हम जलवायु देख रहे हैं हमारे आसपास, उसको पूरा बनने में, अराइव होने में लाखों साल लगे हैं, मिलियंस ऑफ ईयर्स। जो हम आज देखते हैं पहले वैसा सब कुछ नहीं था। ऐसा माना जाता है आज से लाखों साल पहले अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और साउथ अमेरिका, ये सब जुड़े हुए थे एक ही कॉन्टिनेंट में। एक बड़ा सा लैंड का टुकड़ा था ये, और इसको बोलते थे गोंडवाना लैंड। ठीक है, गोंडवाना लैंड। फिर प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से ये पूरी की पूरी लैंड टूटी ना, और जो इंडियन प्लेट थी वो यूरेशियन प्लेट से जाके टकराई और हिमालयन और तिब्बतन प्लेटू बना लिए। अगर आपको जियोलॉजिकल एजेस की बात करके ऑथर हमें ये समझाना चाह रहे हैं कि कैसे जो इन्वायरमेंट है वो इतना डिफरेंट रहा था आज से लाखों साल पहले। तो अगर इन्वायरमेंट इतना चेंज हो सकता है तो इसका मतलब क्या है कि ह्यूमन पॉपुलेशन के पूरे इवोल्यूशन में, विकास में इन्वायरमेंट का बहुत बड़ा रोल रहा होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए आज से 75,000 साल पहले सुमात्रा में एक जगह है जिसे कहते हैं लेक टोबा। ऐसा माना जाता है कि आज यहाँ जो लेक है ना, यहाँ पे आज से 75,000 साल पहले एक बहुत बड़ा वॉल्केनो फटा था, और ये वॉल्केनो का फटना इतना मैसिव इवेंट था कि भारत तक राख मिलती है इसकी। आज भारत के डेक्कन एरियाज में खोदोगे तो यहाँ की जो टेफ्रा राख है वो दबी पड़ी मिलती है। तो सोचिए इतना भयंकर सीज़मिक इवेंट, वॉल्केनिक इवेंट अगर हो रहे हैं तो वो ह्यूमन लाइफ को कितना भयंकर तरीके से इम्पैक्ट कर रहे होंगे। ठीक है, क्लाइमेटिक चेंज में बात करें तो 10,000 साल पहले प्लीस्टोसीन एरा खत्म हुआ और होलोसीन एरा की शुरुआत हो जाती है, और इसी क्लाइमेटिक चेंज की वजह से हो सकता है ह्यूमंस ने एग्रीकल्चर स्टार्ट किया हो, या कोई कुछ, मतलब एटलीस्ट जलवायु का एक बहुत मेजर इम्पॉर्टेंट रोल था सिविलाइजेशन के स्टार्ट होने में, ख़त्म होने में, कहीं बसने में, कहीं उजड़ने में। पर हम क्या एग्जैक्टली क्या था ये अभी हमारे लिए मैप करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। अगर आपको समझना है जियोलॉजिकल टाइम स्केल और एरा डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से, तो आई विल सजेस्ट कि आप एक सेपरेट वीडियो देखें जियोलॉजिकल टाइम स्केल पे। अब बात करते हैं इंडियन स्टोन एज की क्लासिफिकेशन की। तो जैसा हमने पहले ही देख लिया है कि इंडियन स्टोन एज को एक तो स्टोन टूल्स, उसके बाद यूज़ ऑफ कॉपर, फिर आयरन एज, इस तरीके से डिवाइड किया गया है इंडियन एज को पूरे को। तो ये जो डिवीजन है ये सबसे पहले सजेस्ट किया था डैनिश स्कॉलर्स ने, जिनका नाम था P.F. सुम और क्रिश्चियन थॉम्पसन। इंडिया की अगर बात करें धीरे धीरे तो ये पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, ये सब क्या है धीरे धीरे वर्ल्ड में डेवलप हुए डिविजन्स की, हम कैसे स्टोन टूल्स के एज को बेटर पढ़ सकते हैं या फिर ब्रॉन्ज की जगह कॉपर कर सकते हैं, एट्सेट्रा। ये सब हमारे लिए इरेलेवेंट है, हमारे लिए समझना इतना ज़रूरी है कि बस इंडिया का जो पूरा एज है, पूरा टाइम पीरियड है हिस्ट्री को पढ़ने का, उसको डिवाइड किया है 3 पार्ट्स में। पहला है स्टोन एज, उसके बाद है कॉपर एज, फिर है आयरन एज। स्टोन एज में भी 3 डिविजन्स हैं, पहले पेलियोलिथिक, फिर मेसोलिथिक, फिर नियोलिथिक। पेलियोलिथिक के भी फिर 3 डिवीजन हो जाते हैं, अपर पेलियोलिथिक, मिडिल पेलियोलिथिक और लोअर पेलियोलिथिक। शुरुआत होती है लोअर पेलियोलिथिक से। ओके, इसका ये जो पूरा टाइम पीरियड्स वगैरह ये हमने टेबल में ऑलरेडी कवर कर लिया है, मेजर फीचर्स वगैरह, लोअर पेलियोलिथिक, मिडिल, अपर, फिर मेसोलिथिक, फिर नियोलिथिक, उसके बाद कॉपर आ जाएगा, फिर यहाँ ब्रॉन्ज आ जाएगा और उसके बाद आयरन एज। पेलियोलिथिक एज की साइट्स के बारे में डिस्कशन है अब इस चैप्टर में। देखिए, जब भी किसी जगह से खुदाई करने पे या सरफेस से भी हमें कुछ ऐसे प्रमाण या सबूत मिले जिससे हमें उस एज की, उस दौर की, पुराने दौर की चीज़ें समझने में बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो, उसको साइट बोल देते हैं। अगर आपको आपके घर के पास से कोई 50,000 साल पुराना स्टोन टूल मिल जाता है तो आपके घर की पास की वो जगह क्या बन जाएगी, एक पेलियोलिथिक साइट बन जाएगी जिस पे आर्कियोलॉजिस्ट आके खुदाई करेंगे और हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट करने की कोशिशें होंगी। तो ये जो साइट्स है ना ये काफ़ी सारी हैं इंडिया में, बहुत सारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट भरा पड़ा है पेलियोलिथिक साइट से। लोअर पेलियोलिथिक टाइम से ही हमको यहाँ से टूल्स देखने को मिल जाते हैं। होमिनिड विशेष कम मिलते हैं क्योंकि शायद अपर्याप्त इन्वेस्टिगेशन है या फिर कोई ना कोई ऐसा रीज़न है अपसर्ड कि हमें होमिनिड के फॉसिल्स इतने नहीं मिलते, पर उनके बनाए गए टूल्स ज़रूर मिलने लग जाते हैं। कहाँ से? फ्रॉम द वेरी लोअर पेलियोलिथिक पीरियड। तो ये जो साइट्स है ना इनका डिस्कशन मैं अलग से एक मैप वर्क वाली वीडियो में करूँगी क्योंकि साइट्स को इसमें इंक्लूड करना थोड़ा सा हॉच पॉच हो जाएगा। तो जो मैप वर्क वाली वीडियो होगी उसमें एक्सक्लूसिवली साइट्स की बात की है मैंने, तो आप उसे एक बार अब बात कर लेते हैं पेलियोलिथिक आर्ट्स एंड कल्ट्स की।
प्री हिस्ट्री यानी कि हिस्ट्री का ऐसा दौर जब हमारे पास लिखित एविडेंस नहीं है, उस समय की अगर हमको कोई पेंटिंग मिल जाए किसी रॉक पे बनी हुई, किसी पेड़ पे बनी हुई, तो वो हमारे लिए एक डायरेक्ट विंडो होगी ये देखने का कि उस टाइम के लोग क्या सोच रहे थे। अब पेंटिंग्स जो हैं वो दो तरीके से हो सकती हैं, ठीक है। आर्ट एंड क्राफ्ट जो उस टाइम पे था वो दो तरीके से हो सकता था। या तो लोग पत्थर पे किसी शैल चित्र पे कुछ चित्र बना देते, इसे बोलते हैं रॉक आर्ट। किसी पत्थर पे कुछ आप बना देते हो, इसको बोलते हैं शैल चित्र। या फिर आप किसी पत्थर पे कुछ उकेर देते हो, छेनी हथौड़ा लिया और आपने कुछ उकेर दिया, ठीक है, इसको कहते हैं पेट्रोग्लिफ्स, ठीक है। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में दिक्कत ये आती है कि हमें इतनी ज़्यादा प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स नहीं मिलती, कहाँ की, पेलियोलिथिक टाइम की। और जो मिल भी रही है ना उनके बारे में भी कन्फ्यूजन है कि एक्चुअली इतनी पुरानी है या नहीं। जैसे अब यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और सदर्न अफ्रीका की बात करोगे ना, तो वहाँ से अपर पेलियोलिथिक टाइम की रॉक पेंटिंग्स भारी मात्रा में मिलती है। वहाँ पे भर भर के लोगों ने एनिमल्स बना रखे हैं और हंट करने का पूरा जो प्रोसेस है उसको उकेर रखा है उन्होंने केव्स की दीवारों पे। वीनस फिगरीन्स मिली है ऐसे मदर गॉडेस टाइप की, मतलब औरतों का एक कल्ट बिलीफ का, मतलब कि फीमेल फर्टिलिटी की पूजा होती होगी, उसके हमको एविडेंस मिले हैं वीनस फिगरीन्स के रूप में, है ना। पत्थर की छोटी छोटी ऐसी मूर्तियाँ टाइप बना रखी है लोगों ने। तो ये सब हमें इन सब कॉन्टिनेंट से तो मिल रहा है, पर इंडिया से कुछ नहीं मिलता है। इंडिया से जो चीज़ें मिल भी रही है ना वो अभी डाउट में है कि ये एक्चुअली पेलियोलिथिक पीरियड की है भी या नहीं। मेसोलिथिक पीरियड से तो हमें भीमबेटका की और काफ़ी सारी पेंटिंग्स मिलने लग जाती हैं। डाउट सिर्फ पेलियोलिथिक पीरियड के बारे में। तो कुछ लोगों की कुछ ऐसी चीज़ें मिली हैं जिनको हिस्टोरियंस बोलते हैं कि ये जो है ये आर्ट एंड क्राफ्ट का ही पार्ट थी, ठीक है। आप समझो ना समझो, पर ये एक्चुअली आर्ट एंड क्राफ्ट का ही पार्ट थी। जैसे एक बोन ऑब्जेक्ट मिला है ना, एक हड्डी पे कुछ कार्व किया हुआ है, ये मिला है हमें बेलन वैली यूपी से। इसको मदर गॉडेस मानते हैं कुछ हिस्टोरियंस, ठीक है। एक हमें एक सर्कुलर डिस्क मिली है भीमबेटका से, ऐसी सॉफ्ट सैंडस्टोन की, ठीक है, भीमबेटका से मिली। और एक सॉफ्ट सैंडस्टोन की डिस्क मिली है हमें मेहर से, इलाहाबाद में, है ना। इनको भी ऐसा माना जाता है कि आर्ट एंड क्राफ्ट की कोई या फिर कल्ट सिग्निफिकेंस वाली कोई चीज़ थी, ठीक है। इसके अलावा हमें भीमबेटका से एक ऑडिटोरियम केव मिलती है। ये जो है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग केव है क्योंकि ये हमें कल्टिक एक्टिविटी का सिग्निफिकेंस देती है। कैसे कि यहाँ पे जिस केव में ना हमको एक टनल क्रॉस करना है, उसके बाद एक रूम आएगा जिसमें हॉल है। उस हॉल में 2-3 पत्थर रखे हुए हैं मोटे मोटे बड़े बड़े, और उस एक पत्थर पे 7 डिप्रेशन बने हुए हैं, गड्ढे बने हुए हैं। ऐसा लगता है कि किसी ने उस पर कुछ भाटा या ऐसे मार मार के उस पर गड्ढे बनाए। तो हो सकता है लोग कुछ डांस वांस करते हों या कुछ कल्टिक एक्टिविटी करते हों, तब इस पत्थर पे ये चीज़ें मारते हों, ठीक है। एक पत्थर पे एक सिंगल कप मार्क मिला है, तो ये इनका सिग्निफिकेंस हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। कोई ये ऐसे तो है नहीं लाइफ में जीने के लिए कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें करनी पड़े, तो इनका कोई कल्टिक या ऐसा कोई रिलीजियस सिग्निफिकेंस हो सकता है राव, ठीक है। एक इंटरेस्टिंग साइट जो है वो है बाघौर की, मध्य प्रदेश में। यहाँ से हमें 11,000 साल पुराना मंदिर मिलता है। ये जो स्ट्रक्चर है जो हमें बाघौर से मिला है, ये करीब 9000 से 8000 BC के आसपास का है। क्या मिला है हमें, हिस्टोरियंस को मिला है एक सर्क्यूलर प्लेटफॉर्म मिला है, सैंडस्टोन का बना हुआ, ठीक है, ये सैंडस्टोन का बना हुआ एक सर्कुलर प्लेटफॉर्म है जिसमें एक सेंटर पीस रखा हुआ है। और इस सेंटर पीस को जब हिस्टोरियंस ने उसके टुकड़ों को जोड़ा तो एक मूर्ति जैसी निकली, किसकी, एक ऐसे 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 गॉडेस की मूर्ति टाइप्स। और आज की कोल और बैगर ट्राइब्स है ना, वो आज भी ऐसा एक सर्कुलर डिस्क बनाकर उसके ऊपर एक फीमेल मूर्ति ऐसी छोटी सी रख के उसकी पूजा करते हैं। तो हिस्टोरियंस अमेज हो गए, उनको लगता है कि ये जो 11,000 साल पुराना हमें स्ट्रक्चर मिला है ये एक टेम्पल है, एक श्राइन है, एक पुराने ज़माने का एक रिलीजन का एक सिग्निफिकेंस है। देखिए इस तरीके का स्ट्रक्चर मिला है। ये जो है उनको जोड़ने पे अब आप देख सकते हैं ये जो है एक आपको फीमेल फर्टिलिटी की याद दिलाएगा, राइट, योनि की याद दिला रहा है ये स्ट्रक्चर देख के। और आज से प्री हिस्टोरिक टाइम्स में जब लोगों को फीमेल फर्टिलिटी का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो बहुत मिस्टिकल लगता होगा कि एक औरत का एक बच्चे को जन्म देना, एक लाइफ क्रिएशन करना उनके लिए एक बहुत मिस्टिकल और इंटरेस्टिंग चीज़ होती होगी और उसको वो पूजते होंगे। तो नो डाउट ये एक
श्राइन लगता है आज से 11,000 साल पुराना। ठीक है, ये तो हो गई पैलियोलिथिक आर्ट्स एंड कल्ट्स की बातें। अब बात करते हैं उनकी लाइफ वेज की। तो जो हंटर गैदरर्स थे वो शायद हैबिटेशन साइट्स पे थोड़ा टाइम रहते होंगे, कैंप वैम्प बना के। ठीक है, और भीमबेटका और हुंसी जैसे जगह से हमको ये एविडेंस देखने को मिलता है कि लोगों ने काफ़ी लंबे लंबे समय तक एक जगह रहना भी प्रेफर किया हुआ होगा। लोग बैंड्स बना के रहते होंगे, 70-80 का 100 लोगों का उन्होंने ग्रुप बना लिया, उस ग्रुप में रह रहे हैं। और उनका जो पूरा आपस में किनशिप, डिवीजन ऑफ लेबर, एज एंड सेक्स के बेसिस पे डिवीजन और सोसाइटी में ऑर्गेनाइजेशन होगा। कोई भी एक इंसान किसी भी नेचुरल रिसोर्स को ओन नहीं करता होगा। जैसे हम करते हैं ना, हमारा एक प्लॉट है, ये हमारा प्लॉट है, ये बगल वाला नेबर का प्लॉट है, ऐसा नहीं होगा। सारे रिसोर्सेज सबके हैं, सब मिलके मेहनत करते होंगे, लेबर करते होंगे, सब मिलके खाना उत्पन्न करते होंगे, औरतें मिलके पकाती होंगी, खाते होंगे, मेन मिलके हंटिंग गैदरिंग करते होंगे, बच्चे मिलके गेम खेलते होंगे। ठीक है, अब लोगों के पास हंटिंग गैदरिंग करने के बाद काफ़ी टाइम भी बचता होगा, क्योंकि खेती तो है नहीं जो किसान 8-10 घंटे एक दिन में जुता रहे। जो उनको टाइम मिलता, आज का उन्होंने खाना पिया किया, उसके बाद उनकी नीड एक बार टेक केयर हुई, फिर उनके पास टाइम ही टाइम है। ठीक है, तो उसमें वो पेंटिंग्स बनाते होंगे, लेजर टाइम में चैटिंग करते होंगे, गेम्स खेलते होंगे, एट्सेट्रा। अब बात करते हैं मेसोलिथिक एज की। मेसोलिथिक एज के फीचर्स हमने ऑलरेडी देख लिए हैं कि माइक्रोलिथ्स यूज़ हो रहे थे, और धीरे धीरे थोड़ी बहुत जगह से पॉटरी और डोमेस्टिकेशन के एविडेंस मिल रहे हैं, क्लाइमेटिक चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये जो मेसोलिथिक एज है, अब इनकी साइट्स की डिस्कशन है इस चैप्टर में आगे। ये सारी साइट्स मैं अलग से फिर से एक मैप वर्क बना के आपके साथ डिस्कस करूँगी, तो अगर आपको इन साइट्स के बारे में पढ़ना है तो आप उन मैप वर्क को रेफ़र कर सकते हैं। अब हम मेसोलिथिक एज की आर्ट एंड कल्ट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि इस टाइम पे लोगों ने किस तरीके की क्राफ्ट एक्टिविटीज़ की होंगी। तो जो मेसोलिथिक एज है, वहाँ से हमें काफ़ी सारी रॉक पेंटिंग्स देखने को मिल जाती हैं कि लोगों ने पत्थरों पे पेंटिंग बनाई होगी। ठीक है, 1957 में आर्कियोलॉजिस्ट थे एक वीएस वाकानकर, उन्होंने सबसे पहले भीमबेटका केव्स को नोटिस किया एक ट्रेन में जाते वक्त। वे भीमबेटका केव्स के पास जब उतरे तो उन्होंने ये पाया कि ये पूरा भीमबेटका केव्स का शेल्टर था ना, क्या है, 642 रॉक शेल्टर्स है भीमबेटका। जैसे 4-5 पहाड़ियों का पूरा श्रृंखला है। भीमबेटका उस पहाड़ी श्रृंखला में से एक पहाड़ी श्रृंखला है, उसके अंदर 650 के करीब रॉक शेल्टर्स हैं, और उसमें से 650 में से करीब 400 रॉक शेल्टर्स में पेंटिंग्स बनी हुई हैं मेसोलिथिक टाइम की। तो ये बहुत बड़ी डिस्कवरी थी। और इसके बाद तो बहुत सारे जगहों से मेसोलिथिक पेंटिंग्स के हमको एविडेंसेस देखने को मिले, जैसे एमपी में खरवार, जाओरा, कथोया, लाखाजौर। मतलब मेसोलिथिक पेंटिंग्स तो फिर भर भर के इंडिया के डिफरेंट पार्ट से हमने मिलने लगी। ठीक है, तो जो भीमबेटका जो पूरा पेंटिंग का वो क्या कॉम्प्लेक्स है, क्या इनमें पेंटिंग्स बनी हुई हैं, इसका डिस्कशन मैंने डीप में एक अलग वीडियो में करूँगी। ठीक है, अभी हम जनरल बात कर लेते हैं कि भीमबेटका में क्या मिला है। भीमबेटका से जो पेंटिंग्स मिली है उसमें ज़्यादातर एनिमल्स के चित्र बने हुए हैं। कलर में नेचुरल कलर्स यूज़ किए, मिनरल्स से। जैसे सफ़ेद कलर बनाना है तो चूना पत्थर को पीस लिया, अगर ग्रीन कलर बनाना है तो फिर चैल्सिडनी पत्थर को पीस के बना लिया, पीला बनाना है तो फिर अंडे का योक यूज़ कर लिया। इस तरीके के नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से नेचुरल कलर्स यूज़ किए गए हैं। और कोई भी स्नेक डिपिक्टेड नहीं है इंडियन मेसोलिथिक पेंटिंग में। थोड़ी शॉकिंग बात है, क्यों? क्योंकि स्नेक जो है वो इंडियन मैथोलॉजी में इतना, मतलब एटलीस्ट एक एनिमल वाइज तो इतना इंपॉर्टेंट एनिमल है। सारे एनिमल्स मिल रहे हैं पर स्नेक्स नहीं मिल रहे हैं। थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बात है। और ऐसा नहीं एक ही जगह से, किसी भी जगह से स्नेक नहीं मिल रहा, तो क्या उस टाइम पे स्नेक नहीं थे? थोड़ी सोचने वाली बात हो जाती है। तो भीमबेटका में ज़्यादातर एनिमल्स हैं। ठीक है, और हंटिंग गैदरिंग की है, एक्सरे स्टाइल के एनिमल्स बने हुए हैं, और बर्थ देते हुए विमेन को दिखाया गया है, एनिमल बर्थ दिखाए गए हैं। ऑल्सो विमेन और मैन जो अलग अलग काम कर रहे हैं, जैसे खाना वाना बना रहे हैं, आग जला रहे हैं, इस तरीके के भी चित्र देखने को मिल जाते हैं। और पॉटरी डिपिक्ट नहीं होती है इस टाइम पे, इसका मतलब पॉटरी यूज़ होना स्टार्ट नहीं हुई थी। ठीक है, यूरोप में जो ज़्यादातर प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स है ना, वो डार्क और डिंजी प्लेसेस पे लोकेटेड है। लेकिन इंडियन रॉक शेल्टर्स एकदम खुले में, लाइट में, जहाँ बहुत अच्छी लाइट आ रही है। और कुछ तो ऐसी जगहों पे लोकेटेड है जहाँ पे चढ़ के पेंटिंग बनाना बहुत मुश्किल रहा होगा। मतलब पेंटिंग बनाने के लिए लोग बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम एंड्स तक भी गए हैं। ठीक है, तो ये हो गई मेसोलिथिक आर्ट्स की कुछ बातें कि इंडिया के डिफरेंट पार्ट से हमें मेसोलिथिक पेंटिंग्स के एविडेंस मिल रहे हैं। उसमें भीमबेटका बहुत इंपॉर्टेंट है। और डिपिक्शन में एनिमल्स, हंटिंग गैदरिंग के सीन, डिवीजन ऑफ लेबर देखने को हमें मिल जाता है, पॉटरी नहीं मिलती है, एट्सेट्रा। इस चैप्टर को कंक्लूड करते हैं और मानते हैं कि देखिए प्री हिस्ट्री जो है वो इंडिया
इंडिया की प्री हिस्ट्री है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है हिस्टोरिकल एवोल्यूशन में। प्री हिस्ट्री एक ऐसा पार्ट है जब हमारे पास लिखित सबूत नहीं है तो हम मटेरियल रिमेन से उसको पूरा समझने की कोशिश कर रहे हैं कि पेलियोलिथिक फेज़ में क्या हुआ होगा, मेसोलिथिक फेज़ में, नियोलिथिक फेज़ में लोगों ने कैसे एग्रीकल्चर स्टार्ट किया होगा, एटसेट्रा। इस पूरे चैप्टर में पेलियोलिथिक और मेसोलिथिक फेजेस के इंपॉर्टेंट डिटेल्स देख लिए हैं। इनकी साइट्स के लिए मैंने अलग से एक मैप वर्क पे वीडियो बना ली है और नियोलिथिक एज हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे।